नमस्कार। आज की चर्चा में किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की किन्हीं परिस्थितियों में चोटें पहुंचाकर मृत्यु कारित कर दी जाती है या अन्य किसी तरीके से उसकी मृत्यु कारित की जाती है, तो सामान्य रूप से ऐसे मामले को दूसरे व्यक्ति की हत्या करना कहा जाता है। प्राचीन काल के शब्दों में वध करना प्रचलन में था। यह काफ़ी गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा होता है जब कभी किसी व्यक्ति की अप्राकृतिक तरीके से मृत्यु होती है। भारत के कानून में हत्या शब्द की परिभाषा नहीं की है। यहाँ समझने वाली बात है कि धारा 302 और 304 भाग 1 और 2 कब लागू होते हैं और इनके संबंध में क्या व्यवस्था होती है जमानत की या सज़ा की। ये उस मामले के पक्षकारों, उनके परिचितों और सामान्य जन के संबंध में चर्चा के विषय होते हैं। अब हम देखते हैं कि हत्या की परिभाषा न होने से तकनीकी रूप से जटिलता होती है और ये भ्रम होता है कि अपराध धारा 302 का होगा या 304 का होगा। तो भारतीय दंड संहिता को देखना होगा, जिसमें धारा 299 में आपराधिक मानव वध की व्याख्या की गई है। उसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के अभिप्राय से या ऐसा जानते हुए कि उन चोटों से या उस कार्य से जो किया जा रहा है, इस आशय से किया जा रहा है कि दूसरे व्यक्ति की मृत्यु की संभावना हो, या ऐसा ज्ञान रखते हुए कार्य किया जाता है कि उस कार्य से संभव है कि मृत्यु हो जाए, या ऐसा कार्य किया जा रहा है कि जिससे दूसरे व्यक्ति को मार डाला जाए, तो वह कार्य आपराधिक मानव वध कहलाता है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात महत्वपूर्ण है कि मानव वध कब हत्या है और कब वो हत्या नहीं है, इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण बात है वो होती है कि जो कार्य किया गया है, कि जब मारने वाले को इतनी समझ और ज्ञान होता है कि उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उससे सामने वाले की मृत्यु होना संभव है। अब यह एक मानसिक स्थिति होती है समझ के संबंध में, जिसको मानसिक चेतना या कॉन्शसनेस कहते हैं, और इस बात का कोई सीधा सीधा सबूत नहीं होता। तो ऐसे मामलों में महत्वपूर्ण विषय होता है कि मृत्यु जो की गई है वो हत्या है या हत्या की कोटि में नहीं आने वाला मानव वध है। भारतीय दंड संहिता में मानव वध जो हत्या की कोटि में नहीं आता है की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अब हम चर्चा करते हैं कि आपराधिक मानव वध को अगर हम शब्दों में व्याख्या करके स्पष्ट करें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु करने के आशय से, नंबर 2, उसे शारीरिक चोट करने के आशय से जिससे मृत्यु हो जाना संभाव्य हो, ऐसा कार्य करना। तीसरा, यह ज्ञान और समझ रखते हुए कि यह संभव है कि उस कार्य से मृत्यु हो जाएगी। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है,
आशय महत्वपूर्ण बात है कि वो कार्य ऐसा हो कि ये जानते समझते हुए किया जाए कि इसमें मानसिक दृष्टिकोण विद्यमान होना चाहिए कि मृत्यु कारित करने की आशय से जो कृत्य किया गया है, तो ऐसी स्थिति में किए गए कार्य से अगर सामने वाले की मृत्यु होती है तो वह मामला हत्या का होगा। अब बात आती है कि इसे और स्पष्ट करने के लिए अपन समझ लेते हैं जब कोई कार्य इस तरीके से किए जाते हैं कि ये जानते समझते हुए कि उस कार्य से जिसके साथ वो घटना की जा रही है उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसको उदाहरण से देखते हैं कि जैसे आ और बा की कहीं पे लड़ाई होती है। आ उस समय जेब में पिस्तौल रखे होता है, जो पिस्तौल में गोलियां रखी होती हैं, और वह बा के ऊपर पिस्तौल से गोलियां चला देता है उसकी छाती पर, और आ की गोली चलाने से बा की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आ के द्वारा किया गया कृत्य हत्या का होगा। ऐसे ही जो भी मामला होता है उसके तथ्यों परिस्थितियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है। अगर कोई व्यक्ति आशय कोई ऐसा कार्य करता है कि उसका जो कार्य है उसको वह समझता है कि उसके ऐसे कार्य से सामने वाले की मौत हो सकती है, तो उन स्थितियों में उसका कृत्य मानव वध जो होता है वो हत्या का होगा। अब बात उठती है कि मानव वध कब हत्या नहीं होता। यह महत्वपूर्ण बात जो है वो आशय वाली बात महत्वपूर्ण है, और वो चोटें प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने की होती हैं। तो ऐसी दशा में सामान्य रूप से जो कृत्य होता है वो हत्या का अपराध होता है। अब बात आती है कि कब मानव वध हत्या नहीं होगा। तो इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण बात है वो इस तरीके से बताई गई है कि जब कोई घटना में अचानक गंभीर और अचानक प्रकोपन से कोई व्यक्ति किसी घटना को कारित करता है, और प्रकोपन किसी ऐसे कार्य से ना हुआ हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा या लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण कार्य करने के दौरान हुआ हो, या प्रकोपन ऐसी बात से ना हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के किसी व्यक्ति के विधिपूर्ण अधिकार में हो। तो यह एक तथ्य का प्रश्न होता है, और यह देखना होता है कि वो प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक हो कि उस स्थिति में जो अपराध किया गया है वह हत्या की श्रेणी में ना आए। तो यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ऐसे मामलों में जो कानूनी प्रावधान दिए गए हैं, जो विधि विद्यार्थी पहले के वीडियो में देख चुके हैं, धारा 76 से अन्य प्रावधान जो अपवाद के संबंध में बताए गए हैं, धारा 76 भारतीय दंड विधान से धारा 89 सेक्शन 92 सेक्शन 100 से 103 जिसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग के संबंध में बताया गया है। तो ऐसी स्थितियों में जो कृत्य होते हैं वो अपराध की श्रेणी में नहीं आते। इसको सार के रूप में इस तरीके से समझ लें कि जो कार्य दुर्घटनावश दुर्भाग्य से या बिना आपराधिक आशय ज्ञान के उचित सतर्कता और सावधानी से विधिपूर्ण कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को सद्भावनापूर्वक उसके लाभ के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अब हम देखते हैं कि कब किसी व्यक्ति के कृत्य से जो मृत्यु होती है तो वो हत्या तो
नहीं है, किंतु वह भाग 304 1 या 2 के तहत आने वाला अपराध है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ पर अपराध करने का आशय हत्या कारित करने का ना हो और वो जो चोटें पहुंची हैं वो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई हों और मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त ना हो, तो ऐसी दशा में जो अपराध होगा वो धारा 304 भाग 2 में आएगा। इसको उदाहरण से हम समझ लेते हैं कि जब झगड़ा होता है और जो हमलावर है वो हथियार लिए हुए है और उसे पर्याप्त अवसर है, वो सामने वाले को एक दो मुक्के मारता है और वो गिर जाता है और मारने वाले के पास चाकू, तलवार या अन्य कोई हथियार है और वो गिरे हुए व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंचाता और बाद में उपचार के दौरान एक दो दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो कृत्य है वो अपराध तो होगा, किंतु उसमें धारा 304 भाग 2 में आएगा। कई बार ऐसे मामले होते हैं कि जो जहां आशय ना हो और चोट भी गंभीर ना हो, तो कई बार धारा 304 भाग 2 की जगह धारा 323, 324 या 325 के तहत अपराध होता है। तो उनमें जो अपराध होता है वो धारा 304 भाग 2 के अपराध से भी छोटा होता है। अब ऐसा भी होता है कई बार कि जो चोट पहुंची है जिस व्यक्ति को, और वो कोई अचानक के झगड़े में हुई है, जैसे कोई दो आदमी जा रहे हैं और वाहन से हैं, उनके वाहन के रास्ते पर से कोई विवाद हो जाता है और एक व्यक्ति वहां पास में रखा हुआ डंडा उठाकर दूसरे व्यक्ति के सिर में मार देता है और वो सिर में ज़्यादा जोर से लगता है और वह व्यक्ति गिर जाता है और उपचार के दौरान 2-4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो अपराध होगा वो धारा 304 भाग 2 में जाएगा। अब हमें देखना है कि ऐसे कौन से मामले होते हैं या ऐसे कौन से आधार होते हैं जिसमें अपराध को धारा 304 भाग 1 में लिया जाता है। इस संबंध में जो भी वैधानिक स्थिति है वो मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय समीक्षा करके निर्णित करता है। इसको इस तरीके से उदाहरण के रूप में समझते हैं कि जब दो पक्षों के बीच में कोई विवाद है और उस विवाद में ऐसी स्थिति होती है कि कोई एक पक्ष के पास हथियार हैं, जो कुल्हाड़ी है और वो झगड़े में कुल्हाड़ी की धारदार भाग की जगह पीछे की तरफ से सामने वाले को सिर में चोट पहुंचा देता है और वो चोट के कारण वो व्यक्ति मर जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसका जो भी चोट पहुंचाने का तरीका था वो धारदार हथियार होने के बावजूद भी उसने धारदार तरफ से चोट नहीं पहुंचाई। तो ऐसी स्थिति में जो अपराध होगा उसको धारा 304 भाग 1 में मान लिया जाता है। ऐसे ही मान लेते हैं कई बार कि किन्हीं दो पक्षों के बीच में बुराई चल रही है, एक पक्ष दूसरे को जान से नहीं ख़त्म करना चाहता, किंतु आपसी बुराई के कारण किसी बदला लेने की आशय से उसे डंडे से हाथ पैरों में चोटें पहुंचाता है और उन चोटों की संख्या ज़्यादा होने के कारण वो व्यक्ति उपचार के दौरान मर जाता है। तब ऐसी स्थिति में आशय न होने से और चोटें प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में यदि मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं, इस तरीके की साक्ष्य आने की स्थिति में उस मामले में हत्या की जगह धारा 304 भाग 1 के तहत अपराध माना जाता है। तो आज की चर्चा में जो विषय था यह बहुत गंभीर था
इसमें बहुत लंबी चर्चाएं भी की जाएं तो बहुत छोटी होंगी, किंतु समय को देखते हुए अब फिर कभी और चर्चाएं करेंगे। आज की चर्चा से आपको जो भी सवाल, जिज्ञासा या जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में आप चर्चा करिए। यह कानूनी चर्चा का प्लेटफॉर्म है, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, और जानकारी जनोपयोगी है, इसको शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।